हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे आज की इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, 24 फरवरी को होने वाला एग्ज़ाम हमारा जो हिंदी का है उसी के मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस पेपर की सहायता से हम लोग अपना लगभग 85% तक प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह का जैसे मॉडल पेपर देखने से हमें ये पता लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, किस टाइप का पूछता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज इस वीडियो में यही देखेंगे, हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें लगभग 85% का सहायता मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो एंड तक बने रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी अगर क्लास 10 में हो तो प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं मॉडल पेपर अपना हिंदी का। ठीक है, सर्वप्रथम देखिए, अगर आप बोर्ड का एग्जाम तो 10 में लगभग सभी लोग पहली बार देते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट में ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अब क्या निर्देश कुछ दे रखा है, निर्देश के बारे में हम लोग जानते हैं। जो हमारा देखिए क्वेश्चन पेपर होता है 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, निर्देश फर्स्ट क्या कर रहा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, जो फर्स्ट 15 मिनट होते हैं आपको क्वेश्चन पत्र आराम से आसानी से उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, दूसरा निर्देश, प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित होता है। ठीक है, तीसरा निर्देश कर रहा है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, देखिए चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, जो खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो 1 अंक मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर 5, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें। ठीक है दोस्तों, बहुत सावधानी से इसको आप ओएमआर शीट को भरिएगा, अन्यथा अगर आप उस पर कट पिट करेंगे तो आपका पूरा ओएमआर शीट ही रिजेक्ट हो सकता है, जिससे आपको 20 मार्क्स खोने पड़ जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए हैं। ठीक है, जो आपका खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न का जो अंक आपको मिलने वाला है वो आपको उस प्रश्न के सामने दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। खंड अ, खंड अ देखिए, जो हमारा पूर्णांक 20 नंबर का है, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है, ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है। तो दोस्तों जो मैं बता दूं कि ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है, निबंध, यानी कि इसका जो ऑप्शन ए होगा वो होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, जय पराजय किसका नाटक है। जय पराजय किसका नाटक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारा सी, उपेंद्र नाथ अस्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है हमारा, रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए रामचंद्र शुक्ल के नाम में लिखा है शुक्ल, यानी कि जो इसका आंसर होगा डी वाला, शुक्ल युग के। जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो किस युग के लेखक थे, शुक्ल युग के। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है, इसमें से जो ऑप्शन हमारा सी दे रखा है, फणीश्वर नाथ रेणु, यही हमारे क्या है, आंचलिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है शुक्ल युग की समयावधि। तो शुक्ल युग की समयावधि जो थी 1919 से 1938 तक थी। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, वही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी, रीतिकाल की। ठीक है, किस काल की विशेषता रही है, रीतिकाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं, जो ए है छायावाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता रही है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, छायावाद युग की। ठीक है, सी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, नीरजा किसकी रचना है, यानी कि जो नीरजा किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर ए, जो महादेवी वर्मा है इन्हीं की रचना है नीरजा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 10, गीत फरोश किसकी रचना है। तो गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि ऑप्शन ए जो है इनकी रचना है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, चक्रपाणी में समास है। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा, जो 11 का ए दिया है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, विकारी शब्द के कितने भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं, तो ऑप्शन जो ए दिया है 4, वही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कलम का पर्याय है। तो
कलम का पर्याय, इसमें पर्याय का मतलब दोस्तों समझिएगा क्या है, पर्यायवाची। तो कलम का पर्यायवाची आप लोग तो बहुत जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ नया दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है सरसिज, यही होगा सही आंसर, ठीक है, जो कि आप पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14। पराधीनता का विलोम शब्द है। पराधीनता का विलोम क्या होता है? पराधीनता मतलब दूसरे के अधीन, उसका उल्टा स्वाधीन, यानी कि अपने अंदर। तो स्वाधीनता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। चौराहा का तस्तमक है। चौराहा का तस्तमक मतलब देख ही रहे हैं, चौराहा का मतलब जहाँ पे चार रास्ते हों, यानी कि यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए चतुष्पद। ठीक है, यही होगा करेक्ट आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, करपट का तद्भव है। करपट का तद्भव क्या होगा? तो जो इसका ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है कपड़ा, यही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, उसके द्वारा लिखा जाएगा, ये वाच्य है। तो उसके द्वारा यहाँ पे प्रधानता किसको दी जा रही है? कर्म को, यानी कि यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि तवई में विभक्ति और वचन है, यानी कि जो तवई शब्द है इसमें कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है? तो ऑप्शन नंबर बी सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। अब देखिए खंड ब हम लोग का है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि पूरे 50 मार्क्स का है। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि इस गद्यांश को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, और इसके नीचे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया है? 3 क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो आपको मिलने वाले हैं 6 अंक, यानी कि एक क्वेश्चन कई अंक का है? 2 अंक का। ठीक है, तो इस गद्यांश को बहुत आसानी से अच्छे से पढ़िएगा, और इसका आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें देखिए अथवा करके भी एक क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन ना आए तो नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया है, प्रश्न नंबर दिया है 2 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, इस पद्यांश के आधार पर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 6 नंबर का है। देखिए 3 क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, इन तीनों का अगर आप आंसर सही सही देंगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, तो इस गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही आसान गद्यांश है। ठीक है, इसमें देखिए अथवा करके एक प्रश्न दिया है, अगर ऊपर वाला गद्यांश आपको पद्यांश नहीं आ रहा है तो नीचे वाले पद्यांश को पढ़ के आप 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जो कि आपको 5 नंबर देने वाले हैं। ठीक है, ये संस्कृत खंड से लिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए क्या दिया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 2 पद्यांश दिया गया है, और संदर्भ सहित आपको इसका अनुवाद करना है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए जो ऊपर वाला जो दिया गया है, इयम नगरी विश्व धर्माणाम, ये वाला जो दिया गया है बहुत ही प्रचलित गद्यांश दिया गया है, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आपके पेपर में भी आ सकता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 का ख जो दिया है, इसमें भी कुछ दिया है, दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यानी कि श्लोक है, इसको पढ़ के आपको इसका संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। ठीक है, इसका संदर्भ बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों कैसे लिखा जाता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से उद्गृत है। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप डायरेक्ट लिख देंगे हिंदी में अनुवाद, और इसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर देंगे, आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा आ गया है। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना, एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगर आप उनका जीवन परिचय और उनकी एक रचना लिखेंगे तो आपको मिलने वाले हैं 5 अंक। ठीक है, देखिए इसमें दिया है, फर्स्ट दे रखा है क्या है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा वाला है जयशंकर प्रसाद जी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो इनका जरूर याद कर लीजिएगा, जो कि आपको 5 मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी, निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ऊपर जो देखें आप लेखक थे और ये कवि हैं। ठीक है,
तो कवि देखिए फर्स्ट दिया है तुलसीदास, सेकंड दिया है सूरदास, तीसरा दिया है सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें से मैं बता दूं आपको कि जो सूरदास दिया हुआ है सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इनका जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, आपको ये 5 मार्क्स देंगे, ठीक है। ऊपर जो दिया है फर्स्ट वाला तुलसीदास वाला, इनको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, दिए गए संस्कृत प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 प्रश्न दिया है, इनमें से आपको 2 का उत्तर देना है। फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संस्कृते क दिव्यम संदेशे आसीत, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको आता है तो लिख दीजिएगा, नहीं आता है तो ना लिखिए। उसके नीचे भी 2 क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या दिया है, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालय संति, मतलब वाराणसी में कौन सा विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, जो कि 2 नंबर आपको देगा। इसका आंसर क्या होगा, वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय संति, ठीक है। जो कि इतना लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है, विविध धर्माणाम संगम स्थली का नगरी, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि आपको 2 नंबर देगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि क्या होगा, विविध धर्माणाम संगम स्थली प्रयागराजे नगरी, ठीक है, जो कि आपको 2 नंबर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 6 कर रहा है, हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। हास्य रस बहुत ही आसान रस है, ठीक है। इस रस का परिभाषा आप लोग लिखिएगा और एक उदाहरण याद कर लीजिएगा, आसान सा लिख के आप क्या नंबर पा सकते हैं, 2 नंबर, ठीक है। इसमें ख देखिए कर रहा है, उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। उपमा अलंकार बहुत ही आसान है, अलंकार का ये भेद है एक उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार की परिभाषा मैं आप लोग को बता दूं कि 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में असमानता होते हुए भी किसी एक वस्तु की दूसरे वस्तु से उपमा की जाए, यानी समानता की जाए, ठीक है। तो वही क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए भगवान के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त किए जाते हैं, कर कमलों के समान है, हरि के कर कमलों के समान है, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण के हाथ हैं उनको कमलों से तुलना दी जाती है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण आप लिख सकते हैं और 2 नंबर पा सकते हैं। इसका ग वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चौपाई छंद के लक्षण लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। चौपाई छंद लिखिएगा और उसका एक उदाहरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 7 दिया है, निम्नलिखित लोकोक्ति एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी किसी एक का आपको वाक्य प्रयोग करना है अर्थ बताते हुए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला देखिए बहुत ही आसान दिया है, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना का मतलब होता है क्या, इसका अर्थ लिखेंगे आप भाग जाना, ठीक है। और वाक्य प्रयोग की बात करें तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए, ठीक है। तो इसको आसानी से करिएगा आप, आपको इसके लिए 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और देखिए आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर निबंध लिखिए, ठीक। एक शीर्षक पर आप निबंध लिखते हैं तो इसके लिए आपको मिलने वाले हैं 6 मार्क्स, ठीक है। देखिए पहला दिया है वृक्षधरा का आभूषण है, दूसरा मेरा प्रिय पर्व, तीसरा प्रदूषण समस्या, चौथा दिया है जीवन में खेल का महत्व। देखिए इसमें से तो 2 बहुत ही आसान दिया है, मेरा प्रिय पर्व, आप अपने प्रिय पर्व दिवाली या होली या ईद जिस पे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, या तो आप प्रदूषण समस्या पे बहुत आसानी से लिख सकते हैं निबंध, जो कि आपको टोटल 6 मार्क्स देंगे। तो इस तरह से आप अपने पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों इस पेपर से आपको बहुत ही सहायता मिलने वाली है, लगभग आपका 85% प्रिपरेशन हो सकता है इस पेपर को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लें, देख लें तो, ठीक है। ओके थैंक्स।